हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे थे पर्यावरण का चैप्टर पृथ्वी की संरचना, और उसी चैप्टर के कुछ नए टॉपिकों के साथ एक बार पुनः प्रस्तुत हैं आपके सामने। आज हम देखेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। ये जो टॉपिक है वो कल शुरू हो चुका था और इसमें विभिन्न इसके प्रकार होते हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, सृजनात्मक एवं विनाशक प्राकृतिक बल। तो आपको बता देते हैं कि हमने पहले दो जो ऊपर वाले हैं, ज्वालामुखी और भूकंप, ये टॉपिक क्लियर कर लिए थे। इनके बारे में आपको बता दिया गया था। भूकंप और ज्वालामुखी क्या होते हैं और ये किस तरह से प्रभावित करते हैं हमें, और बाकी जो रह गए थे अपने दो इसके भाग, सुनामी और सृजनात्मक एवं प्राकृतिक विनाशक प्राकृतिक बल, तो इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो शुरू करते हैं सुनामी से। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूकंपीय सागरीय लहर। यानी जो सागर होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उसमें 7 इकाई से अधिक के जब भूकंप आते हैं तो सुनामी बनती है। और इसका जो कारण होता है वो है सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप। जब रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो सुनामी उत्पन्न होती है। तो एक तरह से इसको समुद्री तूफान कहा जा सकता है। इससे बड़ी जान माल की हानि होती है। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती है। तट का मतलब क्या हो गया? किनारा। किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बड़ी नुकसान इसलिए पहुंचाती है क्योंकि इनसे जो लहरें उठती हैं उसमें बड़ी पावर होती है, और ये लहरें तट से भीतर जो लोग बसे हुए रहते हैं वहाँ तक इनका मलबा जो है वो आ जाता है। पानी के साथ में मलबा भी आ जाता है और उससे फिर जान माल की बड़ी हानि होती है। तो पहले से इसके संकेत दे दिए जाते हैं ताकि लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा सके, परंतु जो अचल संपत्ति होती है उसको इससे बड़ी हानि होती है। पशु वगैरह जो होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों को भी नुकसान इससे काफ़ी हद तक पहुँचता है। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुँचाती है, और उत्पत्ति केंद्र से जहाँ से सुनामी उत्पन्न हुई है वो उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में चलती है। एक तो वो जाएगी गहरे समुद्र की ओर नीचे की तरफ, और दूसरी वो जाएगी किनारों या तट जिसको हम कहते हैं उसकी ओर। तो ये किनारों की ओर जो तरंगें चलती है सुनामी की वो ज़्यादा विनाशकारी होती है, और सुनामी के साथ आए मलबे से बहुत अधिक जान माल की हानि होती है। सुनामी बहुत ऊर्जा युक्त तरंगें होती है, लहरें होती है, उसके साथ में समुद्र का जो मलबा वगैरह होता है वो भी तेज़ी से तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले पशुओं, मनुष्य, अचल संपत्ति, इनको बहुत अधिक हानि होती है, जिसमें भवन, मानव एवं जानवरों को हानि पहुँचती है। नई तकनीक से क्या हुआ है, सुनामी के आने का पहले ही पता लग जाता है। पुराने समय में सुनामी आने का पता नहीं लग पाता था, इसीलिए बहुत अधिक जान माल की इससे हानि हो सकती थी। परंतु अब नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है हमारे पास कि सुनामी आने का पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है ताकि अत्यधिक जान माल की हानि न हो सके। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर 1500 वर्ष पूर्व सुनामी जैसे किसी समुद्री तूफान के कारण ही भूमि में दबा होगा। आज से 1500 वर्ष पूर्व हड़प्पा संस्कृति, आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये बड़ी प्रचलित प्राचीन संस्कृतियां हैं। इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा सोशल में। तो इसमें बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर था एक। और बंदरगाह शहर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बड़े बड़े पोतों को खड़ा किया जा सके। इसके लिए समुद्र होना ज़रूरी होता है। तो ये समुद्र से सटा शहर है
जिसको बंदरगाह शहर बोलते हैं, 1500 वर्ष पूर्व वो भूमि में दब गया और उसके दबने का जो रीज़न है वो हो सकता है सुनामी ही रहा होगा। और यहाँ मिली 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार संस्कृति जब खोजी जाती है, जब हमें खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों सभ्यताओं के बारे में पता लगता है, तो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उस समय किस तरह की व्यवस्था रही होंगे। तो वहाँ पे हमें 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार मिली है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय में भी भारतीयों को सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटना भली भांति आता था। और ये तो रहा सुनामी के बारे में। और अब हम चौथी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति के बारे में बता रहे हैं आपको, जिसका नाम है सृजनात्मक एवं विनाशक प्राकृतिक बल। सृजन शब्द का अर्थ होता है निर्मित करना, बनाना, और विनाशक शब्द का अर्थ होता है मिटाना, डिलीट करना। तो एक तो होता है क्रिएट करना और एक होता है डिलीट करना। क्रिएट यानी सृजन करना, सृजनात्मक बल बोलेंगे उसको, और डिलीट का मतलब होता है मिटाना। तो ये दो बल जो है वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार की शक्तियां हर समय कार्य करती रहती है। इसमें एक समूह और दूसरा समूह है। पहला समूह क्या है? पहला समूह धरातल पर नए रूपों जैसे पर्वत आदि बनाने में सहयोग करता है, जबकि दूसरा समूह जो है वो नए रूप का विनाश करता है। जैसे पर्वत आदि जो बने थे, पहला रूप, नया रूप, तो उसको नष्ट करने का प्रयास ये दूसरी जो शक्ति है वो निरंतर करती रहती है। इसके अतिरिक्त धरातल के अंदर भी अंदर की जो शक्तियाँ होती है वो तो निर्माण का कार्य करती है, और धरातल के ऊपर जो सतही शक्तियाँ होती है, सतह के ऊपर रहने वाली जो सतह के ऊपर रह के कार्य करती हैं, उनको सतही शक्तियाँ कह सकते हैं। तो वो क्या करेगी? बाह्य सतही शक्तियाँ हैं वो विनाश का कार्य करती है। भूगर्भ के अंदर की जो शक्तियाँ होती है वो क्या करेगी? निर्माण का कार्य करेगी। और भू सतह के ऊपर की जो शक्तियाँ हैं वो क्या करेगी? वो नष्ट करने का, विनाश करने का कार्य करती है। जैसे ही कोई स्थल भाग जल से बाहर निकलता है, जल चूँकि 70% भाग पे जल है, तो जैसे ही जल से कोई स्थल भाग बाहर निकलेगा तो बाह्य शक्तियाँ तैयार बैठी रहती है उसका विनाश करने के लिए, और वो उसको जैसे बाहर निकलते उसके ऊपर प्रहार करना प्रारंभ कर देती है। प्रहार करते करते उस पर उसका जो प्रयास होता है वो ये होता है कि उसको फ्लैट कर दिया जाए, उसको समतल कर दिया जाए। तो बाह्य शक्तियाँ निरंतर कार्य करती रहती हैं और आंतरिक शक्तियाँ भी निरंतर कार्य करती रहती है। इसीलिए पृथ्वी पे बनने और बिगड़ने का जो प्रोसेस है वो निरंतर चलता रहता है, और इनका प्रयास होता है उसके ऊपर उठती जो संरचना है उसको समतल बनाने का रहता है। तो इस तरह से ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में हमने जाना, और अब हम जानेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। हम देख रहे थे दो प्रकार की शक्तियों के बारे में, एक आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ और दूसरी है बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। आपको बताया गया था कि दो प्रकार की शक्तियाँ निरंतर सृजन और विनाश का कार्य करती रहती है। तो इन शक्तियों में अब हम देखेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस तरह से कार्य करती है, इसके बारे में आइए देखते हैं। कार्य विधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ काम करने के विधि के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। इसमें प्रथम समूह में वे शक्तियाँ आती है जो अपने स्थान पर रहकर कार्य करती है, जबकि इसका जो दूसरा समूह है उसमें वे शक्तियाँ आएंगी जो निरंतर गतिशील रहती है, ये गति करते हुए कार्य करती है। तो प्रथम समूह की शक्तियों को एक नाम देते हैं अपक्षीण की शक्तियाँ, और दूसरे समूह की शक्तियाँ जो है उनको एक नाम देते हैं अपर्दन की शक्तियाँ। तो अब हम पढ़ेंगे अपक्षीण और अपर्दन की शक्तियों के
बारे में, इनके जो प्रकार है उनके बारे में, ये किस तरह से कार्य करती है। तो आइए देखते हैं अपक्षयण की शक्तियों के बारे में। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के दो रूप हैं, एक अपक्षयण की शक्तियाँ, एक अपर्दन की शक्तियाँ। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है अपक्षयण की शक्तियाँ। अपक्षयण की शक्तियाँ किसे कहते हैं? देखिए, ये क्या करती है, चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने का प्रयास करती रहती है। निरंतर इसकी जो कोशिश है वो रहती है कि बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदल दें। हम जो मृदा देखते हैं जिसमें हम कृषि करते हैं, ये जो मृदा है वो निर्मित होती है मृदा जनन से, और मृदा जनन जो है वो चट्टानों के टूटने से होता है। चट्टानें टूटने का जो प्रोसेस है वो 2-5 महीने या साल, 2 साल या 10 साल में होने वाली प्रोसेस नहीं है, बल्कि लाखों वर्षों का समय इसमें लग जाता है। एक छोटे से छोटा कण जो होता है वो कभी न कभी किसी बड़ी चट्टान का हिस्सा रहा होगा। तो ये जो छोटे रूप में तब्दील हो गया है, इसके लिए उत्तरदायी जो शक्ति है वो है अपक्षयण की शक्ति। और सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला और वायु ये चट्टानों को तोड़ने का प्रयास करती है। तो कौन सी फैक्टर है, कौन सी कारक है वो जो अपक्षयण की शक्तियों के लिए मददगार होते हैं? तो इसमें सूर्य की गर्मी हो गई, बहुत अधिक सूर्य की गर्मी की वजह से चट्टानें टूटती है, और वर्षा की वजह से चट्टानें टूटती है, पाला की वजह से चट्टानें टूटती है, और वायु की वजह से भी चट्टानें टूटती है। कैसे टूटती है, ये जो चारों फैक्टर आप देख पा रहे हैं, इनकी वजह से कैसे चट्टानें टूट जाती है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करके चट्टानें फैलती है। चट्टानें चूँकि ठोस होती है और ठोस ऊष्मा पाकर फैलते हैं, तो वो दिन में सूर्य का प्रकाश पाकर क्या करेंगे, फैलेंगे। तो यहाँ पे चट्टानें दिन के समय में फैल गई है, और रात्रि के समय में चूँकि रात्रि में ठंड हो जाती है, इसीलिए टेम्परेचर लो हो जाता है, गिर जाता है। तो रात्रि के समय में ये ठंडी हो जाएगी तो सिकुड़ेगी। दिन में क्या हो गई थी, फैल गई थी, रात्रि में क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। बार बार ये फैलने सिकुड़ने का क्रम चलता रहता है, जिसकी वजह से चट्टानें टूट जाती है। और वर्षा जल, देखिए चट्टानों को वर्षा जल जो है वो काटता है। आपने देखा होगा किसी भी जगह से पानी का, वर्षा का जो पानी है वो बहता रहता है, तो वो काट देता है उस जगह को, क्योंकि पानी जो है उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। चट्टानों की दरारें जो होती है उसमें पानी जमा हो जाता है। अत्यधिक ठंडी रात्रि होती है, उस समय टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, पाला पड़ना बोलते हैं उसको, यानी जो पानी दरारों में भर गया था वो बर्फ़ में बदल जाता है। और चूँकि बर्फ़ का आयतन ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो फैलाएगा उसको, और फैलने की वजह से चट्टानों पे एक बल काम करता है, जिसकी वजह से चट्टानें चटक जाती है, चट्टानें चटक के टूट जाएगी। और इस तरह से पाला जो है वो उस चट्टानों को तोड़ने का काम करेगा। उसके बाद है वायु के साथ उड़ते धूल के कण चट्टानों पर रेगमाल की तरह प्रहार करते हैं और चट्टानों को घिसते हैं। जो चट्टानें ऊंचाई पे होती है तो वायु निरंतर बहती रहती है, उसके साथ मिट्टी के कण भी उड़ते रहते हैं। ये मिट्टी के जो कण होते हैं वो रेगमाल, आपने देखा होगा, सुना होगा। रेगमाल किसे कहते हैं? रेगमाल एक्चुअल में किसी भी जगह पे हम कलर वगैरह करते हैं, पेंट करते हैं, तो उस सतह को साफ़ करना होता है। तो साफ़ करने के लिए खुरदरा हमारे पास में कागज़ होता है, जिसको हम उसके ऊपर रगड़ते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर जमी हुई चिकनाई वगैरह जो होती है वो हट जाती है। तो रेगमाल की तरह रगड़ते रहते हैं ये कण, किसको? चट्टानों को, जिसकी वजह से चट्टानें जो है वो टूट कर ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको ख़त्म होने में। और इस तरह से वायु जो है, वहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सूर्य की गर्मी किस तरह से चट्टानों को तोड़ती है और वर्षा किस तरह से चट्टानों को तोड़ती है। इसके अतिरिक्त पाला और वायु किस तरह से चट्टानों को तोड़ती है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने का कारण अपक्षयण की शक्ति ही है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत सी मिट्टी होती है और ये मिट्टी जो है वो तेज़ हवाएं चलती रहती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी के कण है वो पहले हो सकता है यहाँ पे चट्टानें रही होंगी, लेकिन ये कण जो है मिट्टी के वो उनसे निरंतर टकराते गए, जिसकी वजह से ये घिसते घिसते चट्टानें वहाँ से ख़त्म हो गई। तो एक कारण माना जाता है रेगिस्तान में चट्टानें नहीं होने का, एक कारण
इसको भी माना जाता है कि धूल के कण जो है उन्होंने इन घिस घिस के उन चट्टानों को नष्ट कर दिया होगा। फिर अब प्रकृति में चलती रहने वाली रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो भी अपक्षीण में मदद करती है। किस तरह से मदद करती है देखिए, पहले तो कौन सी वो रासायनिक क्रियाएं हैं जो अपक्षीण में मदद करती है उसके बारे में बता रहे हैं। पहला है ऑक्सीकरण, उसके बाद दूसरा है कार्बोनेटीकरण, फिर है जल के अणुओं का जुड़ना, उसके बाद में है विलयीकरण। ये सारी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो चट्टानों को तोड़ने में मदद करती है, अपक्षीण में मदद करती है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना किसी पदार्थ के साथ। कार्बोनेटीकरण का मतलब होता है कार्बोनेट पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड का किसी पदार्थ के साथ जुड़ना, जल के अणुओं का जुड़ना आपस में। और विलयीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ के साथ किसी अन्य पदार्थ का घुल जाना, ये विलयीकरण कहलाता है। तो ये सारी जो रासायनिक के रिएक्शंस या क्रियाएं होती है वो भी चट्टानों को तोड़ती है, कमज़ोर करती है। और जीवों के द्वारा रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके द्वारा रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं और ये रासायनिक पदार्थ भी अपक्षीण में मदद करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपक्षीण में मदद करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में और उन जीवों के बारे में जो अपक्षीण में मदद करते हैं। और किस तरह से मदद करते हैं, जीव रासायनिक पदार्थों को छोड़ते हैं और रासायनिक पदार्थ फिर अपक्षीण का काम करते हैं। फिर है अपक्षीण की शक्तियों का महत्व। अपक्षीण की शक्तियाँ जो है वो केवल तोड़ने का, विनाश करने का काम ही नहीं करती, इनके जो है कुछ महत्व भी है, लाभ भी हैं। तो क्या लाभ हैं देखिए, पहला इसमें कृषि के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मिट्टी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना मिट्टी कृषि नहीं की जा सकती। कृषि करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मिट्टी की। तो कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व होता है और मिट्टी का निर्माण जो है वो अपक्षीण की शक्तियों के द्वारा ही होता है। अभी हमने पढ़ा था कि विभिन्न भौतिक कारक किस तरह से चट्टानों पे क्रिया करके उसको मिट्टी में बदल देते हैं। तो मिट्टी जो है वो कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है। जब मिट्टी होगी तभी कृषि हो पाएगी और अपक्षीण की शक्तियाँ ही मिट्टी पैदा करती है। बड़े बड़े जो मैदान है मिट्टी के वो अपक्षीण की शक्तियों से ही प्राप्त होते हैं। तो ये इसका महत्व हो गया। और ये कृषि के लिए मैदानों का निर्माण करती है। कृषि हम मैदानी भागों में करते हैं और मैदानी भागों का निर्माण जो है वो अपक्षीण की शक्तियों से ही होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के रसायन अपक्षीण के कारण ही चट्टानों से बाहर आते हैं। चट्टानें टूटेगी तो जब वो बनी थी उस समय कुछ रासायनिक पदार्थ उसके अंदर या तो रह गए थे या उसके अंदर निर्मित हो जाते हैं। तो जब चट्टानें टूटती है तो ये रासायनिक पदार्थ बाहर आते हैं और ये रासायनिक पदार्थ उपजाऊ मिट्टी के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से ये रसायन जो है वो अपक्षीण के कारण ही चट्टानों से बाहर आते हैं और कृषि की दृष्टि से इन रासायनिक पदार्थों का बड़ा महत्व होता है।